हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में क्लास 11 का चैप्टर लेंगे जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लाइफ प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए अपन को एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। किसके लिए? चाहे वो उन्हें कुछ एब्जॉर्ब करना हो, कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो, मूवमेंट करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो। इवन एनिमल लोग रेस्पिरेशन करते समय ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो भी उस प्रोसेस में भी जब ब्रीथ इन करते हैं तो अपन को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये एनर्जी अपन लाएंगे कहाँ से? तो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ लाइफ प्रोसेस ऑब्टेन की जाती है किससे? ऑक्सीडेशन से। और किसके ऑक्सीडेशन से? कुछ कोई ना कोई मैक्रो मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होगा? फूड होगा। ठीक है, अब अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फूड टर्म जो है वो प्लांट के लिए क्या होती है? प्लांट अपना खुद बनाते हैं। और एनिमल लोग ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ग्रीन प्लांट से करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इवन इन ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। उन्हें भी क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के लिए। कौन सी पार्ट की बात कर रहे हैं? जो नॉन ग्रीन है। क्यों? ग्रीन पार्ट का क्या करेगा? ग्रीन पार्ट जो है फूड खुद बनाएगा। ठीक है, हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेट टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट। एनिमल आर हेटरोट्रॉपिक। एनिमल कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। और वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अगर हर्बीवोरस है तो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, कार्निवोरस है तो इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोर। और हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवोर। तो इनडायरेक्टली वो फूड कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ही ले रहे हैं। अब सेप्रोफाइट्स होते हैं जैसे कि फंगस हो गई, और वो जो होती है डेड और डिकेड सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अब ये डेड और डिकेड सब्सटेंस या तो प्लांट का होगा या एनिमल का। एनिमल में कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने प्लांट कंज्यूम किए थे। तो इनडायरेक्टली ये सेप्रोफाइट्स भी कहाँ से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं? ये भी वहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं, प्लांट से ही कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस से ही आता है। इस चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे, कि सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब ये टर्म हाईलाइट करने से पहले एक बार अपन एनिमल में रेस्पिरेशन के स्टेप देखते हैं। एनिमल सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, चूँकि ब्रीथिंग कहलाती है। फिर उसके बाद उनके लंग्स में गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पर O2 ब्लड में चली जाती है और CO2 लंग्स में आ जाती है। उसके बाद ब्लड उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और फिर टिश्यू और सेल पे जाकर वापस एक बार गैस एक्सचेंज होता है, जिससे सेल में ऑक्सीजन जाती है और वहाँ फाइनली एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। जब अपन को ह्यूमन रेस्पिरेशन या किसी एनिमल का रेस्पिरेशन पढ़ाते हैं, जैसे अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वहाँ ब्रीथिंग की मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन समझाएंगे, गैस एक्सचेंज समझाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस नहीं समझाते। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस यूनिवर्सल होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल में हो, एक ही तरीके से। अगर एरोबिक है तो एक ही तरीके से, अनएरोबिक है तो एक ही तरीके से परफॉर्म होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस चैप्टर डील्स विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल एंड रिलीज एनर्जी। और फिर उस एनर्जी को अपन ट्रैप करेंगे किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू ईल्ड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जो एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, जिन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वो उसमें रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलाकर होता है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एयर की एब्सेंट में करते हैं, उसमें रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो जाता है? साइटोप्लाज्म में हो जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ C single bond C of complex compound through oxidation within the cell leading the release of considerable amount of energy is called respiration। कि जब अपन एक किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन करने के लिए अपन को किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होगा, किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू।
तो वो कंपाउंड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसे अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जनरली यूजुअली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है? ऑक्सीजन। लेकिन अपन प्रोटीन और फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी अगर ह्यूमन की बात करें तो अपन में प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह किसको इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फैट, ठीक है, और फिर वो भी अवेलेबल नहीं है तो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्रोटीन का इस्तेमाल करना ये सही हेल्थी कंडीशन की निशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह अपन हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली किसका इस्तेमाल होता है? कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। अब ऑक्सीडेशन में होगा क्या? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेंट इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। मतलब एकदम एक साथ ही रिलीज नहीं की जाती, इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। धीरे धीरे रिलीज होती है और वो भी स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में क्या कर पाओगे? ट्रैप कर पाओगे। एकदम सडनली रिलीज हो जाएगी तो अपन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है और वो भी स्लो प्रोसेस होता है। The energy released by oxidation in respiration is not used directly but it is used to synthesize ATP। अब जो एनर्जी निकलेगी उसको भी अपन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करने वाले, उसका इस्तेमाल अपन किसके प्रोडक्शन में करेंगे? ATP को बनाने में कर लेंगे। ठीक है, विच इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एनर्जी इज नीडेड टू बी यूटिलाइज। और जब भी अपन को एनर्जी चाहिएगी अपन ATP को वापस तोड़ देंगे और एनर्जी यूज कर लेंगे। जब एनर्जी रिलीज होती है कहीं पर तो अपन क्या करते हैं? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। ठीक है, और फिर जब वापस एनर्जी चाहिए होती है तो अपन ATP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ADP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ATP जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है? एनर्जी करेंसी की तरह अपनी बॉडी में क्या करती है? बिहेव करती है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। नेक्स्ट है कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? देखो अभी अपन ने एनिमल में पढ़ा तो अपन ने कहा कि 4 स्टेप होते हैं। पहले होता है ब्रीथिंग होता है, फिर क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और अपन इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या प्लांट में ये सारी चीज़ें होती है? ब्रीथिंग होती है? क्या उन्हें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीड है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वो सब अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है? यस, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। इस हिसाब से प्लांट को भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की नीड होती है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंज। उनके पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाने के लिए। हालांकि लीफ के पास स्टोमेटा होती है, लेंटिकल्स होते हैं स्टेम में जहाँ से गैस एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों नहीं है? प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? तो उसके 3 वजह। सबसे पहली वजह है कि जो प्लांट का हर पार्ट जो होता है वो अपना गैस एक्सचेंज खुद करता है, जबकि एनिमल के केस में गैस एक्सचेंज या तो गिल्स के थ्रू होता है या लंग्स के थ्रू, जबकि वो ऑक्सीजन उसे पूरी बॉडी में चाहिए, तो उसमें बहुत सारे और ऑर्गन होने चाहिए। जबकि प्लांट में हर ऑर्गन अपना गैस एक्सचेंज क्या करेगा? खुद करेगा। नॉट अ ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती गैस एक्सचेंज की। एनिमल्स के कंपेयर में जो गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन की रेट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो आप नॉर्मल प्रोसेस से काम चला सकते हैं। प्लांट में जो लिविंग पार्ट होता है इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस एंड नो नीड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस टू डीपर लेयर। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो या तो वो लिविंग टिश्यू ऐसे सरफेस पर ही है तो आसानी से गैस एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा, अगर कहीं पर अपन आप कहोगे कहीं कहीं तो अंदर होता है ना, तो वहाँ पे जहाँ पर भी अंदर होता है वहाँ पर बाहर तक पहुँचने के लिए कोई लेंटिकल्स, स्टोमेटा या एक चैनल्स बन जाएगा। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इन सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो जाएगी। तो इन 3 वजह से प्लांट को कोई भी अलग से क्या नहीं चाहिए? रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए। एक और
ओनली ड्यूरिंग, अब ये अपन ने लिखा ना कि गैस एक्सचेंज की रेट कम होती है, लेकिन एक सर्टेन केस में गैस एक्सचेंज ज़्यादा चाहिए होता है उनको, और वो किस में चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस में। और ऑब्वियस थिंग है, ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ में होता है, लीफ के पास में उसके लिए क्या होते हैं, स्टोमेटा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, और वो किसके थ्रू हो जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम, फिर उन्हें O2 की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि O2 वो खुद बना देंगे, सिंस O2 इज रिलीज्ड विद इन द सेल, फिर उस समय तो O2 सेल के अंदर खुद रिलीज हो जाएगी। अब देखो एक पॉइंट मैंने कहा कि जो मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गन होते हैं वो सरफेस के पास में ही होते हैं, तो इन स्टेम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन द थिन लेयर इनसाइड द बीनीथ ऑफ बार्क, बार्क के जस्ट नीचे होते हैं, लेकिन लेंटिकल्स वहाँ तक क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। मोस्ट सेल ऑफ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विथ एयर, एयर के साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा, चाहे वो स्टोमेटा के थ्रू हो, चाहे वो लेंटिकल्स के थ्रू हो, चाहे वो सेल के बीच में, देखो क्या लिखा है, फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पेरेनकाइमा सेल इन लीव्स स्टेम एंड रूट, जो बीच का जो टिश्यू होगा उनके बीच बीच में गैप हो जाएंगे और इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ गैस एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द कंप्लीट कंबसन ऑफ ग्लूकोज, एक्चुअल में अपन रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को कंबसन ही करवा रहे हैं, और वो करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी और H2O प्रोड्यूस होगा। ओवरऑल रिएक्शन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है, C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O और एनर्जी निकलेगी। लेकिन जब ये चैप्टर आप कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि CO2 कहीं और निकल रही है, H2O कहीं और निकल रहा है, ऑक्सीजन कहीं और यूज हो रही है, ठीक है। अच्छे से आप देखना, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो होता है उसकी जो मेथड्स होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की हो सकती है। एरोबिक और एनाएरोबिक दो हो सकती है। एरोबिक में आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। एनाएरोबिक में आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते और कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एरोबिक में रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ETS। और एनाएरोबिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, इन सारे प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन होने के बाद कुछ ATP बनेगी और बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, NADH, FADH2, ये सब बन जाएंगे। लेकिन मुझे तो ATP चाहिए, तो मैं इन सब को कहाँ भेजता हूँ, ETS में, और वहाँ पर क्या जनरेट कराएंगे, ATP जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 स्टेप में हो जाते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, देर आर सफिशेंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ, जो कैसी रही होगी, मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन बोले तो एनाएरोबिक रही होगी, क्योंकि इनिशियल एनवायरनमेंट जो था अर्थ का वो एनाएरोबिक था, तो एनाएरोबिक ही पहले ऑर्गेनिज्म बने होंगे। इवन अमंग द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो सेवरल, ऐसे बहुत सारे, अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सारे ऑर्गेनिज्म के पास बिना ऑक्सीजन के भी कुछ एनर्जी जनरेट करना, ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी सबके पास होती है, और वो कॉमन स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो मैंने अभी बोला था कि एरोबिक में भी होता है और एनाएरोबिक में भी होता है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्लाइकोलाइसिस। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एक ग्लाइकोस और एक लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब है शुगर और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, मतलब आप यहाँ पर शुगर की स्प्लिटिंग करके एनर्जी जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये कॉमन होता है एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में। अब ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहते हैं वो तो अपन समझ गए। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम होता है, इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, EMP पाथवे। और ये है इसकी मतलब इसके बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, तो एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नास। तो E, M और P, ठीक है।
इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ये ओनली प्रोसेस है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ये मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ। एनएरोबिक में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है। एरोबिक में पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर क्या होगा, ईटीएस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसको परफॉर्म होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 बनती है और यहाँ कोई CO2 VO2 नहीं बनने वाली। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन का होता है और इस वाले स्टेप में आप पायरुविक एसिड बनाएंगे जो कि 3 कार्बन का है। तो इतने अपन सब समझदार हैं कि एक ग्लूकोज से कितने बन जाएंगे, 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का था और पायरुविक एसिड कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज। प्लांट में ये ग्लूकोज कहाँ से आएगी, सुक्रोज से। और सुक्रोज कहाँ से आया, फोटोसिंथेसिस से। अब आप में से कोई लोग कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बनता है। सही है, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, फिर उसको सुक्रोज के फॉर्म में ही ट्रेवल करवाता, ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। हालांकि स्टोर करनी होगी तो स्टोर वो किसके फॉर्म में करता है, वापस स्टार्च के फॉर्म में। और अगर इसे वापस ट्रेवल करानी है तो वापस वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कराएगा, सुक्रोज के फॉर्म में। और यही वजह है कि यहाँ कह रहा है कि प्लांट ग्लूकोज कहाँ से लाएंगे, सुक्रोज से लाएंगे। ठीक है, अब सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। फिर प्लांट क्या करेंगे, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेंगे और ये सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फिर इस वाले पाथ में एंटर करेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब देखो आगे करने से पहले कुछ स्टेप देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप है, 10 स्टेप है। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th और 10th। ठीक है, टोटल कितने स्टेप है, 10 स्टेप है। अब इन स्टेप में से 3 स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, फर्स्ट, थर्ड और 10th, और बाकी के सारे 7 स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। एक स्टेप में वाटर रिलीज होगा जो कि कौन सा है, 9th स्टेप, अभी देख लेना। आइसोमर मतलब ऐसे कितने स्टेप है जिसमें एक चीज दूसरे में जो कन्वर्ट हो रही है वो दोनों आपस में आइसोमर है, ऐसे 3 स्टेप हैं। सेकंड स्टेप, 5th स्टेप और 8th स्टेप। कितनी तरह की शुगर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो 6 टाइप की शुगर इन्वॉल्व है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, PGAL और DHAP। मतलब यहाँ तक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अपन PGAL हो गया और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP हो गया। इसके बाद में जो ये है जिन्हें शॉर्ट में PGA, PP, पायरुविक एसिड, ये सब शुगर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो स्टार्ट करते, देखो कितनी टोटल रिएक्शन है, अभी अपन ने देखी 10 रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज जो होगा वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को होने के लिए ATP किस में कन्वर्ट होगा, ADP में। जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है और इसमें ATP यूज हो रही है। फिर सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आइसोमर स्टेप हो गया। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन इसको कन्वर्ट करने के लिए भी ATP चाहिए। तो ऐसे 2 स्टेप है जिनमें ATP बन नहीं रही बल्कि इस्तेमाल हो रही है। और ऐसे कौन कौन से स्टेप है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3। और ओवरऑल नंबर में देखें तो कितने स्टेप है, ऐसे 2 स्टेप है। इसके बाद ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 कार्बन के, जिसको कहते हैं PGAL, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये अगेन आइसोमर बना सकता है किसका, DHAP। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। इससे जब इससे बनते हैं तो एक मॉलिक्यूल PGAL का और एक DHAP का बन जाता है, लेकिन ये आइसोमर है तो ये इसमें वापस कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो
दोनों ही 3-3 कार्बन के कंपाउंड है और दोनों ही एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ये बेसिकली एल्डोज शुगर होती है और ये बेसिकली कीटोज शुगर होती है। ये वही फ़र्क है इन दोनों में जो एल्डिहाइड और कीटोन अपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ़र्क है, ठीक है। फिर टोटल कितने स्टेप हो गए, यहाँ तक 5 स्टेप हो गए। इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल है सब 2-2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगला जो बनेगा वो बनेगा 1,3 बाई PGA, बोले तो 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और ये बनने के लिए रिडक्शन करवाना पड़ेगा। किसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा अपन को, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। एसिड का रिडक्शन करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अपन को ऑक्सीडेशन कराना है और ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन निकालेंगे तो NAD+ को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, NADH में। याद रखने वाली बात यह है कि इस वाले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऊपर हैं, 2 मॉलिक्यूल नीचे हैं। इसका मतलब ये कितने बनने वाले हैं, एक नहीं बनेगा, ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ये ओनली स्टेप है जहां पर क्या बनता है, NADH बनता है। तो एक ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि एकमात्र स्टेप है जहां पर ऐसा हो रहा है और इसमें 2 बन रहे हैं। इसके बाद 1,3 बाई PGA वापस कन्वर्ट होगा 3 PGA में। ये देखो, जब अपन को फास्फोरस बनाना था तो अपन ने ATP से निकाला, अब फास्फोरस कम करना है तो वापस ATP पे जोड़ देंगे। बस यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। तो 7th स्टेप में ATP वापस बनती है। 8th स्टेप में क्या होगा, 3 PGA 2 PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। 9th स्टेप में 2 PGA 2 PEP में कन्वर्ट होगा और यहाँ H2O निकलेगी। ये एकमात्र स्टेप है जहाँ पर H2O निकलती है। 10th स्टेप में 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वापस पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर भी ATP बनती है। कितनी ATP बनती है, 2 ATP बनती है। तो 2 ऐसे स्टेप थे जहाँ पर एनर्जी बनती है। अब आप में से कोई अगर थोड़ा बहुत जानता होगा तो कहेगा सर NADH में भी तो वो एनर्जी है, लेकिन इससे अभी एनर्जी अपन को बनानी पड़ेगी। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, ATP के अंदर। ये ऑलरेडी ATP बन रखी है। तो 2 ऐसे स्टेप है जहाँ एनर्जी बनती है। कहाँ कहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ऐसे देखा जाए तो ग्रॉस कितनी ATP बन रही है, 4 ATP बन रही है। और नेट कितनी बनेगी, इसमें से 2 ATP अपन ने ऊपर इस्तेमाल की थी तो पीछे कितनी बच जाएगी, 2 ATP, ठीक है। 2 NADH, जो अपने 2 NADH बनेंगे, इसका बाद में ETS में जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो इससे कितनी ATP बना सकते हैं, 6 ATP और बना सकते हैं। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल सारे मेथड से देखा जाए तो 6 ATP इधर से और 4 ATP यहाँ पर, टोटल कितनी बनती है, 10, उसमें से 2 इस्तेमाल हो जाती है। तो नेट ग्लाइकोलाइसिस से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ATP बना सकते हो, 8 ATP बना सकते हो। हालांकि 8 ATP तभी बनेगी जब NADH का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाना पड़ेगा और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ये नहीं करवा पाएंगे। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बेचारे टोटल कितनी ATP बना पाते हैं, 4, जिसमें से 2 वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2 ATP उनके बनेगी ग्लाइकोलाइसिस से। लेकिन एरोबिक वाले इस ग्लाइकोलाइसिस से भी 6 ATP और निकाल लेंगे। किसके ऑक्सीडेशन से, NADH के ऑक्सीडेशन से। बात क्लियर हुई। देखो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ ATP कितनी बनेगी, 2। बाय एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस 2 ही बनेगी। बाय एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अगर आपको सिर्फ पूछे ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बनती है तो 2, एनएरोबिक में कितनी बनती है तो 2। आपको ऐसे गड़ा कि पूछे कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो कितनी बनती है तो आपको 8 बोलना है। क्यों, 2 तो बन जाएगी ऐसे, और जो 2 NADH थे उसका ETS में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और 1 से 3 बनेगी तो 2 से 6 बन जाएगी। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 8। वापस टोटल स्टेप कितने थे, 10। उसमें से ATP कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, 2 स्टेप में इस्तेमाल हुई, फर्स्ट और थर्ड में। ATP बनी कितने स्टेप में, तो ATP जो बनती है वो भी कितने स्टेप में बनती है, 2 स्टेप, टोटल 4 बनती है और 2 स्टेप में बनेगी। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में बनेगी, 7th स्टेप में और 10th स्टेप में। यहाँ 4 कैसे आ गई, क्योंकि 7th में मॉलिक्यूल 2 है और 10th में भी 2 है, तो 2-2 के हिसाब से बनेगी तो 4 बन जाएगी। NADH कितनी बनती है, 2 बनती है, और वो भी कौन से स्टेप में, 6 स्टेप में। ठीक है,
नेट एटीपी, अगर देखो जो एटीपी डायरेक्ट बनती है उसे अपन कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनने के प्रोसीजर को आप क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। ये याद कर लो, जहां पर भी एटीपी बनेगी वहां फॉस्फोराइलेशन तो आएगा। अगर डायरेक्ट बन रही है तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन करवा के बन रही है तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लाइट एनर्जी से एटीपी बना रहे तो उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। डायरेक्ट जिसे सबस्ट्रेट लेवल, ऑक्सीजन से बना रहे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सनलाइट से बना रहे तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नेट एटीपी की बात की जाए तो डायरेक्ट, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज। तो डायरेक्टली सिंथेसाइज की बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट लेवल से तो नेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। लेकिन सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेटिव दोनों को साथ में कर दे तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो आगे, नेक्स्ट है कि पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट में पायरुविक एसिड भी बना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो मेन प्रोडक्ट हो गया। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट का अब मेटाबॉलिज्म में आगे क्या करेंगे वो सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है। तो जो पायरुविक एसिड का फेट जो होगा वो 3 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का। इसमें से एक तरीका है एरोबिक का और 2 तरीके हैं एनएरोबिक के। एनएरोबिक में 2 तरीके से होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। 3 ऐसे तरीके हैं, 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बनेगा उसको हैंडल करने के 3 तरीके हैं। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनाया जाएगा। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन जिससे पायरुविक एसिड से अपन CO2 और H2O बना देंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। इसमें से ऊपर वाले 2 मेथड एनएरोबिक का है, तीसरा एरोबिक का है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन मैनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा? जब CO2 बनेगी और इसके लिए CO2 और H2O बनेगी और इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। और वो किस में होगा? फिर क्रैब साइकिल परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड का आगे क्या करना है, वो फर्मेंटेशन एक तरीका होता है जिसमें 2 सब तरीके हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें आप ऑक्सीजन के बिना आगे उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो पायरुविक एसिड से अल्कोहल और CO2 बनाएंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाएंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है और इसके लिए 2 एंजाइम चाहिए होते हैं। पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज पहले काम करेगा, फिर अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम के नाम आप याद करें। अगर कोई पूछे कि ये एंजाइम होंगे कहाँ पर, तो कोई गैस करेगा? साइटोप्लाज्म में होंगे, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में ही होंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पायरुविक एसिड को आप लैक्टिक एसिड में बदलोगे। ऐसे कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। और मसल सेल में जब एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पर भी लैक्टिक एसिड बनता है और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। अगेन ये एंजाइम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो देखो पहले जो दे रखा है वो दे रखा है अपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव अंडर एनएरोबिक कंडीशन बाय अ सेट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो अल्कोहल। एंजाइम कौन से चाहिए? पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज, पहले ही बता चुका हूँ। अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ और ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड भी बनाते हैं। इन एनिमल्स में भी, मसल्स में लैक्टिक एसिड बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? जब इनएडिक्वेट सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना हो। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, लैक्टेड डीहाइड्रोजिनेज या लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और इन दोनों ही तरह के फर्मेंटेशन में, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे दूसरा वाला फर्मेंटेशन हो, द रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? NADH होगा। क्या होगा? NADH रिड्यूसिंग एजेंट होगा। NADH किस में कन्वर्ट होगा? NAD में कन्वर्ट होगा
और जो हाइड्रोजन निकलेगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा इनके रिडक्शन में, ठीक है। तो NADH जो है वो तो रीऑक्सीडाइज हो रहा है। रीऑक्सीडाइज क्यों कह रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये अभी अपन एनारोबिक की बात कर रहे हैं, तो एनारोबिक वालों को जब ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करवाना होगा तो एक स्टेप में उनमें भी क्या बनता है, NAD+ से क्या बनता है, NADH2 बनता है ना। तो वो NAD+ लाएंगे कहाँ से? तो वापस भी तो बनाना पड़ेगा। तो फर्मेंटेशन में वो NADH2 का इस्तेमाल करके वापस क्या बना देते हैं, NAD+। इसका मतलब वो NAD को NADH2 में कन्वर्ट करते हैं, NADH2 से वापस NAD बना देते हैं। वो NADH का इस्तेमाल नहीं कर पाते, किसके प्रोडक्शन के लिए, ATP के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। यही वजह उनमें सिर्फ 2 ATP ही बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। NADH जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और जो ये पायरुविक एसिड है उसका वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है अराउंड 7% से भी कम एनर्जी रिलीज हो पाती है जितनी ग्लूकोज में होती है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, और साथ में ये प्रोसेस हैजार्डस भी है। कैसे? इससे क्या बनेगा, या तो कोई एसिड बनेगा लैक्टिक एसिड, या बनेगा अल्कोहल। तो ये दोनों हार्मफुल है। जैसे कि ईस्ट जो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, लेकिन जब वो अपनी सेल में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है और अल्कोहल बढ़ते बढ़ते 13% तक हो जाती है उसकी बॉडी में, उसकी सेल में, तो वो खुद ही मर जाता है, ठीक है। अब तुम बताओ कि क्या ये अच्छा तरीका था? तो ऑब्वियस थिंग है, नहीं तरीका है। एक बुक में क्वेश्चन है कि व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बीवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। मतलब अगर आप आपने पढ़ रखा होगा कि ईस्ट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवा के अल्कोहल बनाते हैं। तो नेचुरली आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी % अल्कोहल बना सकते हो? तो जो भी आप अल्कोहल बनाओगे उसमें मैक्सिमम कितनी % अल्कोहल हो सकती है? 13% से तो कम ही होगी, क्योंकि जैसे ही 13% बनेगी वो ईस्ट मर जाएगा, वो ऑल अल्कोहल तो बना नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या 13% से ज़्यादा की अल्कोहलिक ड्रिंक बन ही नहीं सकती? तो बन सकती है। यहाँ पर कह रहा है कि नेचुरली आप क्या करो, वो जो अल्कोहल बनी उसका डिस्टिलेशन कर दो। आपने 12th में पढ़ा होगा, अगर आप में से कुछ लोग 11th-12th हो रखी है दोनों, और जो सिर्फ 11th में ही है 12th में पढ़ लोगे। जो अल्कोहलिक बिवरेज होती है वो 2 तरह की होती है, डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड। तो डिस्टिलेशन करके आप अल्कोहल की कंसंट्रेशन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरली जो होगी उसमें 13% से कम ही होगी। ये पाथ है ग्लूकोज से, ये PGL वगैरह वगैरह, ये सब तो अपने क्या दे रखा है, ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है। और हाईलाइट इसलिए वापस दे रखा है कि इसमें एक जगह क्या बनती है, NAD+ से NADH बनाते हैं। फिर ये पायरुविक एसिड जो बना है उसको या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या इथेनॉल में, और दोनों में ही ये NADH से वापस क्या बना लेंगे, NAD+, और NAD+ वापस यहाँ काम में ले लेंगे। तो इससे एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये अपने था फर्मेंटेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन वाले या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? तो इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो आगे जो भी होगा, पायरुविक एसिड का फेट जो होगा, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 बनेगी, H2O बनेगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब अपन करने वाले हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अपन पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये करने से पहले एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें होगा उनमें 4 स्टेप होंगे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। ग्लाइकोलाइसिस का होगा साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS सब का होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होते हैं मैट्रिक्स में, और ETS होता है इनर मेम्ब्रेन पर। आपको पता हो तो इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड होते हैं, वहाँ पर ETS परफॉर्म होता है, जहाँ पर ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑक्सीसोम भी होते हैं, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, इन तीनों में ही कुछ ATP बनेगी जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, और कुछ क्या बनेगी, NADH बनेंगे, और कुछ जगह पर FADH2 भी बनेगा। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले होते हैं वो ETS में क्या करते हैं,
इन दोनों का ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाकर एटीपी बनाते हैं। तो ईटीएस में अपन क्या करेंगे, जितने भी इन 3 स्टेप में NADH और FADH वगैरह जो भी बनेंगे उसको भी एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टार्ट करते, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये सर पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड ही होता है, वो आयन बनाएगा तो पायरुवेट होगा, और आयंस के फॉर्म में इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पर 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, देखो द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और ध्यान से सुनना इन दोनों को। पहला लिखा हुआ है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब आपको CO2 बना देनी है। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, तो आपको कितनी CO2 बना देनी है, 6 CO2 बना देनी है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये एक पायरुविक एसिड के हिसाब से, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, इसलिए यहाँ 3 CO2 लिखी हुई है। 2 पायरुविक एसिड होंगे तो 6 CO2, और एक ग्लूकोज से तो 2 ही बनती है। तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा, जब हर कार्बन CO2 में बदल जाए, तो यहाँ होगा। और ये काम किस में होगा, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। फिर द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एट द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आप ये जो H+ ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो NADH और FADH के फॉर्म में, उसको आपको कहाँ तक पहुँचाना है, ऑक्सीजन के पास में। ये ऑक्सीजन से वो H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे और ATP बनेगी। ये काम कहाँ होगा, ETS में। इसका मतलब ETS क्या करता है, यूज O2 फॉर ATP फॉर्मेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज interesting to note that the first process take place in matrix of mitochondria while the second process is located at the inner membrane of mitochondria। ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। अब देखो आगे जो यहाँ तक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जहाँ तक ये अगली हेडिंग है, वहाँ तक जो भी डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में लिखा हुआ है, ये सारा ये सब लिंक रिएक्शन का है। किसका है, लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड, ये मैं सिर्फ एक पायरुविक एसिड के लिए बता रहा हूँ, तो ये पायरुविक एसिड, उसके ऊपर को एंजाइम A, NAD+, Mg+2, ये एंजाइम, ये सब मिलकर रिएक्ट करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटाइल को एंजाइम A में, साथ में CO2 भी निकलती है, NADH और H+ भी होता है। क्या यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, नहीं हुआ है। हाँ, ऑक्सीडेशन जरूर हुआ है। ये 3 कार्बन का था, उसमें से एक CO2 तो बन गई है। अभी भी इसमें कितनी CO2 बनानी बाकी रह गई है, 2 CO2 बनानी रह गई है। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। लिंक रिएक्शन में एक CO2 या बन जाती है और 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम A के फॉर्म में अगले वाले स्टेप में एंटर करेंगे, जो कि कौन सा होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। तो देखो यहाँ पर पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइटिक क्यों कहा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, मतलब ग्लूकोज टूटी थी। कैटाबॉलिज्म कौन से होते हैं, ब्रेक डाउन प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो पायरुविक एसिड उससे बना था। कहाँ बना था, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। फिर वो कहाँ एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब एक प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन और साथ में CO2 निकलेगी। तो देखो NAD+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में, और इसमें NAD+ NADH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब वो पायरुविक एसिड का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में ये ऑक्सीडेशन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन के जुड़ने से नहीं, हाइड्रोजन के हटने से, इसलिए नाम क्या दिया, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, साथ में CO2 भी बन रही है। CO2 निकलना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये बहुत सारे, ये जो काम होता है वो एक एंजाइम से होगा जिसे कहेंगे पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, और उसको साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे Mg+2, को एंजाइम A, NAD+, TPP, लिपोइक एसिड भी चाहिए होता है। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, NAD+, ये पायरुविक एसिड में NAD+ रिड्यूस इनटू NADH,
और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम और CO2 रिमूव हो जाएगी। एसिटाइल को एंजाइम ए में ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेटिव CO2 निकल रही है इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम काम करता है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन कौन चाहिए? NAD+ चाहिए, TPP चाहिए और को एंजाइम ए चाहिए होता है, और साथ में एक को फैक्टर चाहिए होता है Mg+2। एक कुछ बुक में लिपोइक एसिड La भी लिखा होता है, वो भी चाहिए होता है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए जो यहाँ बनेगा जो कि 2 कार्बन का है, वो एंटर करेगा किसमें? एक साइक्लिकल पाथवे में, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो अगला अपना प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो इसको आप पहले अच्छे से समझो। जब TCA साइकिल होता है तो इसमें लिंक रिएक्शन से ऊपर की तरफ से आता है कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन का है। ठीक है, और यहाँ इस साइकिल में जो सबसे पहली रिएक्शन होगी वो होगी इसके और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का है, और इन दोनों की रिएक्शन से कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन का। और ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या नाम होता है? सिट्रिक एसिड। क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाता है। और इस सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में 3 COOH होते हैं। कितने COH होते हैं? 3। तो COH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? हेंस क्रेब साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहली बार ये डिस्क्राइब किया था। ठीक है, TCA साइकिल परफॉर्म कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स में ही परफॉर्म होगा। यहाँ पर 2 CO2 और रिलीज हो जाएगी। तो पायरुविक एसिड में टोटल 3 कार्बन थे, उसमें से 1 CO2 लिंक रिएक्शन में निकल गई और 2 CO2 यहाँ निकल जाएगी, तो ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अपन इसको समझते। देखो TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, और इस वाले रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है सिट्रेज सिंथेटेज। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्टेप में एंजाइम काम करेगा वो कौन सा होगा? सिट्रेट सिंथेटेज। अब ये एंजाइम कहाँ पर होगा? सिट्रेट सिंथेटेज ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो ये परफॉर्म मतलब एंजाइम भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होगा। और जो होगा इसके बाद में सिट्रिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड में। तो पहले सिट्रिक एसिड, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड। फिर आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ CO2 निकलेगी। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो होगा वो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, इन सब में कन्वर्ट होगा और एक और CO2 निकलेगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा और फिर 2 सक्सेसिव स्टेप होंगे किसके? डीकार्बोक्सिलेशन के। अपनी बुक में ऐसे शॉर्ट में बनाया हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल, आप इससे काम चला सकते हैं। आपको बड़े वाले मेरे हिसाब से तो याद करने की कोई नीड नहीं है। आप करना चाहो तो नेट पे सर्च करके बड़ा वाला साइकिल बना के उसे भी समझ सकते हैं। ऊपर जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? अपनी लिंक रिएक्शन दे रखी है। 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ये दोनों मिलकर सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। फिर सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है जिसमें एक CO2 निकलती है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पहले कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, और फिर सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो होता है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस में भी क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। तो लगातार 2 CO2 निकलने का स्टेप हो जाएगा, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट का काम ये होगा कि वापस क्या बना दे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना दे, ताकि ये साइकिल चलता ही रहे। ठीक है, तो 4 कार्बन से स्टार्ट किया, 4 कार्बन पे ख़त्म कर देंगे। ऊपर से 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम आता रहेगा और वो CO2 में बदलता रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में देखो, एक यहाँ पर NADH बन रहा है और एक यहाँ NADH बन रहा है और एक FADH बन रहा है, और एक यहाँ पर भी NADH बन रहा है। तो सिट्रिक एसिड में टोटल कितने NADH बनते हैं? 3 NADH, लेकिन एक पायरुविक एसिड के हिसाब से। अगर ग्लूकोज के हिसाब से देखें तो कितने NADH बन जाएंगे? फिर 6 बन जाएंगे, क्योंकि वो 2 पायरुविक एसिड देगा। एक FADH जनरली बनता है, ग्लूकोज के हिसाब से 2 बनेंगे। एक GTP बनेगा,
जीटीपी को आप एटीपी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको ईटीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एटीपी ही समझो आप इसे। तो एक ग्लूकोज के हिसाब से 2 एटीपी बन जाएंगे, ठीक है। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज। और इसे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जब जीटीपी बनती है तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही कहते हैं, क्योंकि जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और हाथों हाथ एटीपी बन जाएगी एडीपी से, ठीक है। तो ये हाथों हाथ हो जाएगा, इसमें कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है, मतलब ईटीएस की नीड नहीं है। इसके अलावा क्या बनेंगे, NAD प्लस से NADH बनता है और FAD प्लस से FADH2 भी बनता है, ठीक है। और कितने NADH बनेंगे, 3, और कितने FADH बनेंगे, 1 पर पायरुविक एसिड के। अगर मैं लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल मिलाकर पर पायरुविक एसिड देखूं तो 3 CO2 बनेगी, क्योंकि ये 3 कार्बन का था, 4 NADH बनेगी, 1 FADH बनेगा और 1 ATP बन जाएगा। और अगर ग्लूकोज के हिसाब से देखें तो 8 NADH बन जाएगा, 6 CO2 बन जाएगी, 2 FADH बन जाएगा और 2 ATP बन जाएगा। तो लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल से सबस्ट्रेट लेवल पर कितनी ATP जनरेट हो रही है, सिर्फ 2 ATP, ओनली 2 ATP। असली मजा किस चीज का है कि अपन NADH और FADH को ETS में भेजकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराकर भी ATP जनरेट कर सकते हैं। और NADH से 1 से 3 बनेगा तो 8 से कितनी बना लेंगे, 24। एक FADH से 2 बनती है तो 2 से कितनी बन जाएगी, 4, और 2 ATP यहाँ से बन जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखो 30 ATP के आसपास अपन या इन 2 से निकाल लेंगे। लेकिन ये तभी निकाल पा रहे हैं जब अपन NADH और FADH का क्या करें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करें, और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। यही वजह अपन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं। अभी तक ऑक्सीजन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं की, ना ग्लाइकोलाइसिस में, ना लिंक रिएक्शन में, ना क्रैब साइकिल में, ठीक है। और इतने 3 माताफोड़ी करने के बाद अपन नेट कितने एटीपी बना पाए, आप देखो 4 एटीपी ही बना पाए। 2 एटीपी का बने थे ग्लाइकोलाइसिस में और 2 इन दोनों से मिलाकर। लेकिन अगर अपन NADH को काउंट करें तो यहाँ पर 8 NADH बन गए थे और 2 NADH वहाँ बन गए थे, तो टोटल कितने NADH बन गए, 10 NADH बन गए। और कितनी FADH बन गए, 2। और इनका इस्तेमाल अपन ATP जनरेट में कर सकते हैं। हल नहीं किया लेकिन अब कर लेंगे। किसका इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। किस प्रोसेस से, ETS से। फिर 10 से बन जाएगी 30, 2 से बन जाएगी 4 और 4 तो ऐसे बन ही रही थी, टोटल कितनी बन जाएगी, 38। कोई तकलीफ नहीं। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP सिंथेसाइज। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ये NADH और FADH तो बना तो लिए, लेकिन ना तो अभी तक अपन ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और ना वो लार्ज नंबर ऑफ ATP वाली बात भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो वो सब कहाँ होने वाला है, वो सब होने वाला है किसमें, ETS में होने वाला है, ठीक है। बुक में जितने डेटा दे रखे हैं आप उन डेटा को अच्छे से अपने माइंड में उतारो, एक्स्ट्रा करने की मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है, ठीक है। ETS देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और बेसिकली यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ETS के बारे में अगर पूछे होता कहाँ है, साइट कहाँ है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल कहाँ पर हुए थे, मैट्रिक्स में हुए थे। एम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराएंगे ताकि NADH और FADH को भी किस में कन्वर्ट कर सकें, ATP में। आउटपुट क्या बनेगा, एक तो ATP बन जाएगा, एक NAD प्लस FAD प्लस बन जाएंगे जो वापस इस्तेमाल हो जाएंगे किस में, ग्लाइकोलाइसिस में, और अगेन और NADH और FADH2 बनाने के लिए, और साथ में H2O भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH और FADH। मतलब ये प्रोसेस क्यों होता है, इन दो में जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने के लिए। और दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द O2। और ETS क्यों कहते हैं, इसमें एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और फाइनली किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को। और फिर वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ETS जो होता है उसमें 5 कॉम्प्लेक्स होता है। पहले अपन 5 कॉम्प्लेक्स के नाम याद करेंगे।
कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये NADH से रिलेटेड होगा। सेकंड जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मैं बता देता हूँ FADH से रिलेटेड होता है, ठीक है। थर्ड होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड, जो कि साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C का होता है, इसलिए BC1 लिख देते हैं, ये दोनों में ही काम आएगा। फिर फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये भी दोनों में काम आएगा, NADH के लिए भी काम आएगा, FADH के लिए भी काम आएगा। और फिर होगा अपने फाइनल जहाँ पर ATP बनेगी, ठीक है। अब ये पांचों में होगा क्या उसको देखो, एकदम समझते हैं, एकदम सिंपल सा मेथड समझना, ध्यान सुनना। ये मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेकंड मेम्ब्रेन, और ये है मैट्रिक्स। इस मेम्ब्रेन पर ये अपने ETS के जितनी भी चीज़ें हैं वो लगी हुई है, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्स और ये 5वां ATP वाला, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इस वाले स्टेप में क्या करेंगे अपन, मैट्रिक्स से H+ को निकाल के हर चैनल से यहाँ बार भर देंगे, यहाँ पर बहुत सारा H+ भर जाएगा, बहुत सारा। फिर ये सारा H+ जो होगा, जो भरा है मैट्रिक्स से कहाँ गया, ये बीच के स्पेस में गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब वो वापस यहाँ से कहाँ आना चाहता है, यहाँ आना चाहता है। जब वो एक साथ यहाँ से यहाँ आता है तो ये प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अपन ने पानी को कहीं होल्ड किया था और फिर टरबाइन के ऊपर गिराया और टरबाइन घूमी, और घूमने की जो एनर्जी थी उसका इस्तेमाल अपन ने किस में कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। या पानी की जगह अपन ने H+ इकट्ठे किए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और फिर उसे टरबाइन की जगह अपन ATP सिंथेटेज एंजाइम और F0F1 पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। F0F1 पार्टिकल या टरबाइन की तरह काम करेगा, ठीक है। और जब उसमें से निकलेगा तो ATP सिंथेटेज उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती वैसे ATP जनरेट हो जाएगी। अब बुक वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते, देखो ये NADH का है, इसमें देखो ये जब अभी आगे अपन देखेंगे, लेकिन ये प्रोसेस जब हो रहा है तो देखो 4 H+ कहाँ चले गए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, फिर यहाँ 4 H+ और चले गए, फिर यहाँ 2 H+ और चले गए, और ये सारे देखो जो भी H+ बने वो देखो वापस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, F0 और F1 पार्टिकल के होते हुए यहाँ पर आएंगे। और जब यहाँ से निकलेंगे तो F0 तो चैनल की तरह काम करेगा और F1 वो घूमने वाले टरबाइन की तरह काम करेगा, जिससे रिलेटेड होगा ATP एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम, और वो ATP बना देगा, ठीक है। अब यहाँ ETS वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना। ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो NAD डिहाइड्रोजिनेज है। अब NADH से NAD+ बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले FN के पास जाएगा, फिर FES के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन UQ के पास जाएगा, फिर UQH2 के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B के पास, FES के पास, साइटोक्रोम C के पास, C1 के पास, फिर C के पास, फिर C के पास, फिर ये कॉपर, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर, और फिर ये होते हुए इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे पहुंचा देंगे, ऑक्सीजन के पास। तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और इन सब में रिएक्शन कैसी होगी, रेडॉक्स। पहले देखो FAMN ने इलेक्ट्रॉन लिए फिर दिए, इसने पहले लिए फिर दिए, इसने भी पहले लिए फिर दिए, तो सब पहले ऑक्सीडाइज होंगे फिर रिड्यूस होंगे, पहले रिड्यूस होंगे फिर ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। अब इनमें हर जगह पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्रोटॉन कैरियर्स भी होंगे, जो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल करके यहाँ से H+ को कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंकते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो था NADH के लिए। अब FADH का देखते हैं, वो स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से। देखो यहाँ से पहले FADH2 जो है FAD में कन्वर्ट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन FES के पास, फिर UQ के पास, फिर UQH2 के पास, फिर साइटोक्रोम B के पास, फिर FES के पास, फिर साइटोक्रोम C1 के पास, फिर साइटोक्रोम C इधर से होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीजन के पास पहुँचा रहा है, वो भी पहुँचा रहा है। लेकिन जब FAD वाला पाथ इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान से देखो कितनी जगह H+ क्रॉस कर रही है, एक जगह, 2 जगह। इसलिए एक FADH से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। लेकिन जब NAD वाला पोर्शन हो रहा है तो एक यहाँ पर H+ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर H+ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर H+ ट्रांसफ़र हो रहा है। टोटल कितनी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, 3 जगह, तो 3 ATP बनेंगे, ठीक है। यही सब अपन को यहाँ पर पढ़ना है, आपको सारे ये याद करने हैं, आपको किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सब नाम भी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH, उससे 3 ATP बनते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। और FADH से कितने बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। एक्चुअल में देखो 2.5 बनते हैं किससे, NADH से, और 1.5 बनते हैं FADH से। ये बात मैं अभी प्रूफ करूंगा, लेकिन अपनी बुक में 3 और 2 लिखे हुए हैं तो अपन को उसी से ही काम चलाना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो भी अभी अपन ने देखा। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी तक इन सारे स्टेप से हाइड्रोजन यहाँ गई और कहाँ पर इकट्ठी हो गई, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठी हो गई। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, देखो अगला डायग्राम देखते हैं। अभी हाइड्रोजन सारी कहाँ पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन इकट्ठी है। अब ये वापस कहाँ जाना चाहती है, मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहती है, और जाने का एक ही रास्ता है, वो है अपने लास्ट 5th कॉम्प्लेक्स जो कि है ATP सिंथेटेज। इसमें देखो यहाँ पर 2 प्रोटीन लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन में लगी हुई है इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन है। अपन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, इंटीग्रल और पेरीफेरल, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरीफेरल प्रोटीन है। यहाँ से H+ निकल के यहाँ बाहर जाने लगेंगे, जैसे जैसे बाहर जाएंगे ये पेरीफेरल प्रोटीन जो है वो रोटेट करेगी, और रोटेशन से जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेंगे अपन ADP से क्या बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो उसमें यहाँ पर 4H+ की जगह 2H+ लिखा होगा, लेकिन अभी रिसेंट मतलब पहले ऐसे मानते थे कि यहाँ से हर 2 हाइड्रोजन निकलने पर क्या बनती है, 1 ATP बनती है। लेकिन अब कितना लिखा हुआ है, हर 4 हाइड्रोजन निकलने से क्या बनती है, 1 ATP। अब अगर हर 4 वाली बात करें तो अपन वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी ATP बननी चाहिए। तो जब NADH का हो रहा है तो यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन निकले, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले, तो टोटल कितने हाइड्रोजन निकले, टोटल 10 हाइड्रोजन निकले। और 10 हाइड्रोजन को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो हर NADH के लिए कितना बनता है, 2.5 ATP बनता है। हो सकता है कि अब की बार NCERT अपडेट हो, ये 2.5 भी कर दे, अब की 4 का किया है ये भी कर दे, लेकिन अभी के लिए आपको पूछे कि एक NADH से कितने बनते हैं तो अपन 3 ATP लिखेंगे। हालांकि कुछ जगह आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि बनते 2.5 है, लेकिन कुछ जगह राउंड ऑफ करते हैं, तो हो सकता है उस हिसाब से ले लियो। अब FADH का देखते हैं, तो FADH में यहाँ से रूटीन स्टार्ट होता है, एक देखो 4 H यहाँ गए और 2 H यहाँ गए, तो टोटल कितने H हो गए, 6 हाइड्रोजन। अगेन इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। लेकिन अपन को अगर ऐसे पूछे कि एक ATP के लिए कितने हाइड्रोजन ट्रांसफर होने चाहिए तो अपन लिखेंगे 4, और ऐसे पूछे कि एक NADH से कितने होते हैं तो 3 ही लिखेंगे। हालांकि 2.5 ज़्यादा सही आंसर है, अगर ऑप्शन में हो तो आप टिक कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा देंगे कि 3 भी दे देंगे और 2.5 भी दे देंगे, ठीक है। और FADH के लिए अपने को कितना याद रखना है, 2, वैसे बनते कितने, 1.5। एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ कि यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है ये पुरानी NCERT में नहीं था, नई वाली में किया गया, लेकिन नई वाली में अभी भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन करने, तो यहाँ पर भी आप कितने कर लें, 4 हाइड्रोजन कर लें, ठीक है। अब अपन करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, मतलब रेस्पिरेशन में टोटल कितनी ATP जनरेट होगी उसको अपन समझते हैं। तो देखो अपन इस चार्ट से बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कराया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 तो बनी थी ATP और 2 बने थे NADH। अगर 1 से 3 ATP की ETS में बात की जाए तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP बना सकते हैं, 8 ATP बना सकते हैं, जिसमें से 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल होंगे और 6 ATP कहाँ से आएंगे, ETS से। लिंक रिएक्शन में कोई सबस्ट्रेट लेवल ATP नहीं बनता, तो अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, स्टेप होता है जिसमें सबस्ट्रेट लेवल ATP नहीं बनते, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे नहीं कि ATP तो सब जगह बने थे, इसमें सबस्ट्रेट लेवल ATP नहीं बने, इसमें NADH बने जो ETS में जाकर 6 ATP देगा। फिर क्रैब साइकिल में 2 GTP बने थे, जिसे आप 2 ATP समझ सकते हो, 2 FADH बने थे और 6 ATP बना, NADH बने था। ETS में ये हर 2 के हिसाब से कितने दे देगा, 4 ATP दे देगा। ये हर 3 के हिसाब से 18 ATP दे देगा, और ये 2 तो बने ही थे, तो टोटल क्रैब साइकिल में कितने बन जाएंगे, 24 ATP। तो अगर ETS वाला क्राइटेरिया साथ में ले तो ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, लिंक रिएक्शन से 6 ATP और 24 ATP बन जाते हैं क्रैब साइकिल से, जिसे टोटल कितने हो जाते हैं, 38 ATP।
अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। कुछ बुक में ऐसे लिखा रहता है 38 और 36 एटीपी, कोचिंग्स वगैरह में करवाते भी हैं। एक्चुअल में जो ग्लाइकोलाइसिस की 2 एटीपी जो है, सॉरी 2 NADH जो है, उससे एटीपी बनाने का जो प्रोसीजर है वो 2 पाथ से होता है। मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ? ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 NADH की बात कर रहा हूँ। एक मेलेट एस्पार्ट सेटल से और एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सेटल से। अगर ये पहले वाला इस्तेमाल होता है तो आप हर NADH के लिए 3 ATP बना पाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस वाले की बात कर रहा हूँ, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बनते हैं, तो आप कितनी ATP बना पाएंगे? 6। अगर वहां पर अपन वो लिख रहे हैं तो 38 ही बनेंगे, जैसा कि अभी आपने कैलकुलेट किया था। लेकिन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल वाले का अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH से वो हर एक से 3 बनाने की बजाय 2 ही बना पाएगा। कितने बना पाएगा? 2 ही बना पाएगा। और 2 ही बना पाएगा तो वहाँ 2 NADH बन रहे थे, तो 6 की जगह कितने बन जाएंगे? 4 ATP, तो 2 कम हो जाएंगे, इसलिए कितने बन जाएंगे? 36 ATP। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों फर्क सिर्फ उन NADH के लिए जो ग्लाइकोलाइसिस, इसीलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया। 2 डिफरेंट मेथड सटल विच NADH ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर यूज्ड। मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसके 2 तरीके हैं। इस तरीके से 6 ATP बन जाएंगे, इस वाले में 4 बनेंगे, तो 2 का फर्क आ जाएगा, तो फिर 36 ATP बन जाएंगे। हालांकि अपनी बुक में नेट गेन 38 ATP ही लिखा हुआ है, तो अपन को कुछ नहीं पूछे तो अपन को 38 लिखना है। एक और चीज, ये कैलकुलेशन जो अभी की है उसके लिए कुछ अजम्पशन है, मतलब कुछ एज्यूम करके अपन ये कैलकुलेशन बना सकते हैं। पहला कि ये सारे स्टेप सीक्वेंस में हो रहे हैं, मतलब पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर ETS, जबकि ऐसा नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के साथ ETS, लिंक रिएक्शन के साथ ETS, ऐसा हो सकता है। दूसरा, NAD synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। कि भाई NADH जो बना है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होना ही होना है, उसे आप किसी और स्टेप में इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हो गया तो फिर रहेगा ही नहीं। तो अपन ये टोटल कैलकुलेशन करने के लिए मान रहे हैं कि जो यहाँ NADH है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जा रहा है ETS के लिए। None of the intermediate और pathway are utilized to synthesize any other compound। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप पायरुविक एसिड बना रहे हो सकता है उस पायरुविक एसिड का आपकी बॉडी में कोई और जगह पर इस्तेमाल कर लिया गया हो, लेकिन अपन इस वाले में मानेंगे कि वो पायरुविक एसिड का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ लिंक रिएक्शन में ही जाएगी। ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, मतलब ये भी मानेंगे कि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ ग्लूकोज ही है, जबकि वो भी सही नहीं है। ग्लूकोज की जगह और भी रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये अजम्पशन माने तो ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP, 6 ATP, 24 ATP और टोटल कितने बन जाएंगे? 38 ATP बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ में ये दे रखा है कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस अपन ने ऊपर भी किए थे पहले, यहाँ वापस देखते हैं। एक लिखा हुआ है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ये पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि फर्मेंटेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है कि यहाँ ATP कम बनते हैं, किसमें? फर्मेंटेशन में। कितने बने थे? 2 ही बने थे। वो 2 NADH से सर ETS नहीं होगा, वहाँ ETS जैसा कुछ नहीं होता, तो उसमें सिर्फ 2 ही ATP बनेंगे। यहाँ 38 या 36 ATP बन सकते हैं। NADH का जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्लो होगा और वो ATP में भी नहीं होगा, और यहाँ फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 और डिफरेंस है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट जो अपना है वो है एम्फीबॉलिक पाथवे, और इसको समझने से पहले कि एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है, एक बार कुछ लाइंस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है कि ग्लूकोज जो होता है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए। जनरली ग्लूकोज का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपन जानते हैं कि अदर सब्सटेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है रेस्पिरेशन में, बट दे डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट। वो डायरेक्टली एंटर नहीं करते, और इसको अपन इस साइकिल से समझ सकते हैं। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते तो वो ग्लूकोज बनाता है, फिर ये देखो ग्लूकोज से ये अपने क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, और क्या बन गया? पायरुविक एसिड। फिर ये लिंक रिएक्शन से एसिटाइल को एंजाइम हो, और फिर क्रेब्स साइकिल से CO2। ये तो जनरली होता है। लेकिन अगर अपन को फैट का इस्तेमाल करना पड़ा रेस्पिरेशन के लिए, तब क्या करेंगे? तो पहले फैट को अपन डाइजेस्ट करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा। ये फैटी एसिड जो है वो
बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बना सकती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जा सकता है, क्रेब्स साइकिल में, और वहाँ से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और ग्लिसरॉल जो है वो पीजीएल में कन्वर्ट हो जाती है, और पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो ग्लाइकोलाइसिस से होते हुए आगे सारे स्टेप कर सकती है, तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करा सकते हैं। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को डाइजेशन से एमिनो एसिड बनाएंगे, और एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड भी बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये भी बन सकता है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग जगह क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब दो चीज़ें बनी है, दोनों अलग अलग तरीके से एंटर करेगी। फैटी एसिड बना है तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगी और डायरेक्ट कहाँ पर एंटर करेगी, लिंक रिएक्शन में। और अगर ग्लिसरॉल बना है, जो कि बनता ही है, ग्लिसरॉल जो है वो पीजीएल में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर लेता है। प्रोटीन जो है उससे एमिनो एसिड बनेगा, और एमिनो एसिड के डीएमिनेशन के बाद में वो या तो क्रेब्स साइकिल में या मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एंटर करके वो भी एनर्जी जनरेट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे की बात और ध्यान सुनना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो उल्टा भी तो हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये भी तो बना सकते हैं। अगर इधर से ये बन रहे हैं तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। इधर से ये उल्टा करेंगे तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ बना रहे हो और उसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए रेस्पिरेशन ऐसे दिखने में कैटाबॉलिक है, लेकिन जब बॉडी में चलता है तो कभी उससे कैटाबॉलिक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कभी एनाबॉलिक की तरह। तो ओवरऑल वो कैसा हो जाएगा, एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मतलब जहाँ कैटाबॉलिक भी है, एनाबॉलिक भी है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, तो वो कैसा होना चाहिए, कैटाबॉलिक। बट देर these very compound that would withdrawn from the respiratory pathway and synthesize substrate। ऐसा भी हो सकता है कि इनका इस्तेमाल अपन कुछ बनाने में भी कर सकते हैं, उस हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, एनाबॉलिक पाथवे। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोसेस उसे कैटाबॉलिक कहते हैं, सिंथेसिस को एनाबॉलिक कहते हैं, रेस्पिरेशन में दोनों ही हो रहे हैं, इसलिए कौन सा हो गया, एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है अपने चैप्टर का, जो कि है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, क्वेसेंट है तो ये एक तरह का क्या होगा, रेशियो, और रेशियो है तो ऊपर अपन रखेंगे कि उस सबस्ट्रेट के रेस्पिरेशन में कितनी CO2 निकली, और नीचे रखेंगे कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। तो अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें या ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज के लिए अपन कितनी इस्तेमाल करते हैं, 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और 6 ही CO2 बनती है। तो ऊपर भी कितना रखेंगे, 6, क्योंकि 6 CO2 बनी थी, और नीचे ऑक्सीजन कितनी इस्तेमाल हुई, 6, तो नीचे भी कितना रखेंगे, 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना आएगा, 1। फैट और प्रोटीन के लिए हमेशा 1 से कम आता है। याद रखें, फैट के लिए 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.9। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड का अपन रेस्पिरेटरी क्वेसेंट निकालेंगे तो उसके लिए RQ की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। तो अभी तक अपन ने किस किस के लिए RQ किया है, पहले तो RQ क्या होता है, ऊपर अपन को CO2 का वॉल्यूम जो रिलीज होगा, नीचे ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो इस्तेमाल होगा, उन दोनों का रेशियो जो आएगा उसे RQ कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ कितना आता है, 1। फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम होगा, उसमें से फैट के लिए ज़्यादा कम होता है 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9, और किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी क्वेसेंट पूछे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर CO2 लिखनी होती है, नीचे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो वो इस्तेमाल करते नहीं है, तो 0 ऑक्सीजन, आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लास्ट एंड फाइनल लाइन अपने चैप्टर की है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। जनरली ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो एक ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट करता है, अलग अलग सिचुएशन में वो एक से ज़्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करता है। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। प्योर प्रोटीन और प्योर फैट का कभी इस्तेमाल नहीं होगा, प्योर कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो सकता है। जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट के साथ आप फैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को अगेन मैं जो हर चैप्टर के एंड में कहता हूँ, आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, उसके सारे डेटा को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर बेस्ड जो अपने क्वेश्चंस है वो मिलाइए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।